अस्सलाम वालेकुम जी। कॉम्पैक्ट बैच का लेक्चर नंबर 6A हमारा। और आज के लेक्चर में हम अपने इकोनॉमिक्स का जो सबसे लेंथी हमारा चैप्टर है फर्म थ्योरी, इसको कंक्लूड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन का एक छोटा सा टॉपिक, शटडाउन का और मोनोपोली स्ट्रक्चर, इसको कंप्लीट किया था। और मोनोपोली का एक छोटा सा टॉपिक आज भी रहता है हमारा, और वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। इसके बाद ओलिगोपोली पढ़ेंगे। छोटा सा एक और टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर हम अपने जो कॉन्सेप्ट चेक करके एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पहले भी बताया था आपको चैप्टर नंबर 3 में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना, यह है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। याद है आपको चैप्टर नंबर 3 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, उसमें हमने पढ़ा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोलिस्ट फर्म्स, इंपॉर्टेंस में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस में। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन आपको याद होगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस चार्जिंग डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सिमिलर प्रोडक्ट। एग्जांपल्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आपने एग्जांपल गौर से समझनी है। कॉन्सेप्ट यही होगा, प्रोडक्ट इसमें सिंगल होगी, ऐसे ही नहीं होगा कि दो प्रोडक्ट होंगी। एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंज्यूमर को हम डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे। कहीं पे आपको लगा कि प्रोडक्ट डिफरेंट हो रही है, फौरन से आपने कहना है ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इधर तो प्रोडक्ट डिफरेंट है। एग्जांपल भी देता हूं इसकी। पहली एग्जांपल देखें, लेस्को, जो हमारी क्लास की एग्जांपल थी। लेस्को चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजर। प्रोडक्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बताइए सब, एक ही प्रोडक्ट है या ये डिफरेंट प्रोडक्ट है? एक ही प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल और डोमेस्टिक यूजर दोनों का हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दोनों का रेट डिफरेंट है। कमर्शियल वालों को हम कुछ और रेट चार्ज करते हैं, जबकि डोमेस्टिक को रेट कुछ और चार्ज होता है। ये पढ़े, सेलर गिविंग हाई डिस्काउंट ऑन बल्क बाइंग एज कंपेयर टू स्मॉल बाइंग। जब आप चीजें खरीदने जाते हो, जब 1 किलो या 1 यूनिट खरीदते हैं, उसका रेट कुछ और होता है। और वही प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट, जब आप उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो फिर आपको रेट कुछ और दिया जाता है। आप एप्पल खरीदने जाते हैं तो फॉर एग्जांपल 100 रुपए किलो है, तो फिर जैसे आप जाते हैं पहला सवाल पूछते हैं, हाँ भाई क्या रेट है? तो वो कहता है भाई आपने कितने लेने हैं, उस हिसाब से वो रेट एडजस्ट करता रहता है। ये आपकी भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होगी। बताएं समझ, प्रोडक्ट एक है कि नहीं? बताएं डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही? जो बंदा 1 किलो आम लेने आएगा, जो बंदा 1 किलो सेब लेने आएगा, उसको रेट कुछ और मिलेगा, और जो 10 किलो खरीदेगा उसको रेट कुछ और मिलेगा। यूजुअली आपको पता है कि 10 किलो वाले को रेट थोड़ा सा उसका कम होता है। प्राइस सेट कट ऑफर फॉर ऑफ सीजन प्रोडक्ट। जब आप कपड़े खरीदते हैं तो जब इसका सीजन चल रहा होता है, जैसे सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में सर्दियों के कपड़े महंगे होते हैं। लेकिन जैसे वो मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मियां आती है, तो फिर उस पर डिस्काउंट लग जाते हैं, उस पर सेल लगती है। उसको सीजन ऑफ सेल कहते हैं। 50% सेल, 30% सेल, 70% सेल, अप टू 50% सेल, इस तरह के डिफरेंट सेल। प्रोडक्ट वही है, आप उसके पीक डेज में, आप उसके सीजन में उसको जब खरीदते हैं तो प्राइस कुछ और होती है, जबकि ऑफ सीजन में प्राइस उसकी कुछ और होती है।
ओके, अब आपसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ। बताएं कि आप फैसल मूवर में या सानिया एक्सप्रेस या किसी दूसरे में आपने डेवो एक्सप्रेस में आप ट्रैवल करते हैं, तो उसमें बस तो एक ही होती है। अच्छा, आपने वो बसें तो देखी होगी कि आगे शुरू वाली जो सीटें हैं वो बिजनेस क्लास है और जो पीछे सीट है वो एग्जेक्टिव सीट होती है। बस तो वही है, लेकिन दोनों को प्राइस डिफरेंट चार्ज कर रहे हैं वो। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी कि नहीं होगी? बस सेम है, एक ही बस में जा रहे हैं, उसके सेपरेशन हुई हुई है। आगे आगे जो बैठे हुए हैं उनका रेट कुछ और होगा, यूजुअली ज्यादा, प्राइस ज्यादा उन्होंने पे की है, किराया ज्यादा पे किया है, जबकि पीछे एग्जेक्टिव में जो बैठे हुए हैं उन्होंने किराया कम पे किया। बताएं शाबाश, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी कि नहीं होगी? ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिजनेस क्लास में जो बंदा बैठा होगा उसकी सीट एज कंपेयर टू एग्जेक्टिव क्लास आप देखें वो ज्यादा कंफर्टेबल होगी, उसमें आप सो सकते हैं इजीली, स्पेस ज्यादा है, वो सोफा टाइप बना होता है। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट उसको उनको ज्यादा एंटरटेन करते हैं, जबकि एग्जेक्टिव वालों के लिए इतनी रिफ्रेशमेंट भी नहीं है, इतनी एंटरटेनमेंट नहीं होती। तो बिजनेस क्लास वालों को सर्विसेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज के पैसे चार्ज करते हैं, इसलिए वो रेट डिफरेंट होता है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आपने कजाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए टिकट परचेज किए, बताया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी कि नहीं होगी? कुछ लोग ज्यादा पैसे पे करते हैं, कुछ लोग कम पैसे पे करते हैं, स्टेडियम भी वही एक ही और मैच भी एक ही हो रहा है, रिजल्ट भी माशाल्लाह से आपको पता है कि क्या होना है, लेकिन बताएं वो डिफरेंट प्राइसेस क्यों चार्ज करते हैं? फिर टिकट कुछ लोगों के लिए 500 का, कुछ लोगों के लिए 1000, कुछ 2000 पे करते हैं, कुछ 5000 पे करते हैं। ऐसे क्यों होता है? इंक्लोजर पे डिपेंड करता है, वो आपके सेटिंग एरिया पे डिपेंड करता है, आप कहाँ बैठे हो। अगर आप वीआईपी इंक्लोजर में बैठे हुए, अगर आप वीआईपी इंक्लोजर में बैठे हुए तो रेट डेफिनेटली कुछ और होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल सामने नीचे करके बैठे हुए जो इतना वीआईपी प्रोटोकॉल वाला एरिया नहीं है, तो उसका रेट भी डिफरेंट होगा, उसकी सीट भी डिफरेंट होगी, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि उसके सर्विसेज डिफरेंट है। तो जिधर सर्विसेज डिफरेंट हो उधर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। क्लियर? प्री कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बाकी एग्जांपल आप देख लीजिएगा। प्री कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्म शुड बी प्राइस मेकर। मैं कहता हूं फर्म शुड बी मोनोपोली फर्म होनी चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली फर्म ही कर सकती है। अगर ये मोनोपोली फर्म नहीं होगी तो कोई परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म होगी, कोई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म होगी, कोई ओलिगोपोली फर्म होगी, लेकिन उसमें एक चीज जो है वो नहीं है जो कि यूनिक प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट या तो होमोजीनियस या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होगी। तो अगर प्रोडक्ट ही डिफरेंट है तो फिर प्राइस तो डेफिनेटली डिफरेंट होनी है। इसमें यूनिक प्रोडक्ट होगी और फर्म शुड बी मोनोपोली फर्म होनी चाहिए। फर्म शुड बी मोनोपोली हैविंग एबिलिटी टू सेट इट्स प्राइसेस, कि वो अपनी प्राइस सेट कर सके। सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट, सेग्रीगेशन को अंडरलाइन करें। सेग्रीगेशन कहता है डिवीजन ऑफ मार्केट, सेपरेशन ऑफ मार्केट। दो डिफरेंट मार्केट होने चाहिए, दो डिफरेंट मार्केट्स होनी चाहिए और प्लस दोनों मार्केट्स की इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। और क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अगर दो डोमेस्टिक या कमर्शियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक यूजर और कमर्शियल यूजर, चूंकि दोनों की इनकम भी डिफरेंट है तो उनकी इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होगी। चलें आगे चलते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। There must be at least two different groups of buyers. Each group of buyer must have a different elasticity of demand. आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी फिर तो डिमांड भी डिफरेंट हो जाएगी। डिमांड डिफरेंट होगी फिर तो प्रॉफिटेबिलिटी भी डिफरेंट हो जाएगी।
यानी जिधर पहले तो हमने पढ़ा था जिधर डिमांड इनइलास्टिक है आप ज्यादा प्राइस चार्ज करो आपको मुनाफा होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेंगे जहां पे डिमांड इनइलास्टिक होगी वहां पे तो हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, लेकिन जिधर इलास्टिक डिमांड होगी वहां पे हमें प्राइस कम करनी पड़ेगी, वहां पे हमें नुकसान होगा क्या? वहां पे क्या हमें नुकसान होगा? यह साबित करना है कि नहीं, नुकसान नहीं होता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोली फर्म जो प्राइस डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती है वो नुकसान, उनको नुकसान नहीं होता इसका, बल्कि फायदा होता है। अभी इसको साबित करते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल। प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल किसे कहते हैं? दूसरे को फर्दर सेल करने से रोकना। अच्छा एक बात बताएं, अगर वापडा इनको ना रोके आगे फर्दर सेल करने से, ये भी तो एक फर्म है ना, तो फिर क्या होगा? वापडा वाले किसी को इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे, अगर और वो आगे फर्दर सेल करेगा। एक सप्लायर हो, कौन हो गया? वापडा। दूसरा सप्लायर यहां पे डोमेस्टिक यूजर, तो कितने सप्लायर हो गए? दो। जो दो जब सप्लायर होते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या मोनोपोली स्ट्रक्चर कहलाता है? नहीं, कि मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ये तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो ये इनको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम रीसेल। इस एग्जाम्पल को मजीद एक्सटेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये है आपका, ये है फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है? ये आपका होम स्वीट होम है। अभी कहते हैं ना होम स्वीट होम, ये आपका होम स्वीट होम है। ये जाता है ऐसे घिर को रास्ता, और इधर माशाल्लाह ये ग्रीनरी, खूबसूरत सा घर है आपका दूर जंगलों में, पहाड़ों में। चलें, चलो और फरमाइश आएगी अब। सर दरख्त भी होने चाहिए, ये लें। ये दरख्त भी है। अब ठीक है। अब आप कहेंगे सर नहीं दरख्त है तो एप्पल भी तो होने चाहिए, ये ले। ये दो चार कुछ नीचे पड़े हुए, ये उठा लीजिएगा फिर। अच्छा ये देखें, ये है बिजली का मीटर, इधर लगा हुआ है। ये बिजली का मीटर लगा हुआ है, और ये मीटर से जो है वो एक तार ऐसे पीछे जा रही है, ये दरख्त में से ऐसे। इधर है एक बहुत बड़ी कंपनी, इनको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मीटर आपके घर का लगा हुआ है और वो एक तार पीछे जा रही है। बताएं आपको जो रेट मिलेगा वो कम होगा ज्यादा? कम होता है वो। यह है तकरीबन फॉर एग्जांपल ₹30, और वापडा अगर डायरेक्टली इनको प्रोवाइड करें तो ₹70 चार्ज करती है। लेकिन आपने कहा कि आप तो हमारे हमसाए हो, हम आपको ₹70 चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि डिस्काउंट देंगे आपको, ₹50 चार्ज करेंगे आपको। बताइए ये बेचने वाला कौन हो गया? बेचने वाले तो डोमेस्टिक यूजर हो गए ना। अब डोमेस्टिक यूजर वाले कमर्शियल को बेच रहे हैं, वापडा डायरेक्ट नहीं बेच रही। अगर वापडा डायरेक्ट सेल करें तो ₹70 चार्ज करेगा, लेकिन यहां पे हम इनको बेच रहे हैं तो ₹50 चार्ज करेंगे। अब वापडा वाले जब आते हैं देखते हैं इतने सारे यूनिट्स, एक घर 2000 यूनिट, कुछ तो गड़बड़ है। हमने इनको कहा था सर आप ऐसा करें आप हमें ₹50 दें। बताए इनको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का, और हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। ये तो हम अपना बिजनेस इधर खोल के बैठे हैं। तो वापडा फर्म आती है और रिस्ट्रिक्ट करती है हमें कि आप
ये बिजली किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बिजली चोरी मना है पाकिस्तान में कि ये फर्दर रीसेल नहीं होगी। सेलर मस्ट बी एबल टू प्रिवेंट रीसेल ऑफ प्रोडक्ट बाय बायर्स ऑफ लोअर प्राइस टू बायर ऑफ हायर प्राइस। ये है बायर ऑफ लोअर प्राइस टू बायर ऑफ हायर प्राइस, इसको प्रिवेंट करती है वापडा कि आप फर्दर इसको सेल नहीं करेंगे। अगर आप पकड़े गए तो आपको सीधा जन्नत में भेजा जाएगा। यह फ्रॉम रीसेल। अब इसको साबित करना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट की वजह से, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट की वजह से, डिफरेंट इलास्टिसिटीज की वजह से हमारा प्रॉफिट कम क्यों नहीं होता या कैसे नहीं होगा। अब दो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं। यह फॉर एग्जांपल एम में मालूम, और ये इधर इचरा बाजार, दोनों की इलास्टिसिटी डिफरेंट। बताएं यहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी? लोगों की इनकम ज्यादा है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी तो वो कहेंगे कोई मसला नहीं, यानी इनइलास्टिक डिमांड होगी ना। इधर इलास्टिक डिमांड, प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे तो डिमांड ज्यादा कम होगी, और इसी तरह अगर डिक्रीज करेंगे तो बढ़ेगी भी। इनइलास्टिक कर्व, ये इनइलास्टिक डिमांड है, और यह इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो हम कॉमन प्राइस ले लेते हैं। इस वक्त प्राइस इतनी है, इस वक्त ये प्राइस है एट पॉइंट ए एंड प्राइस पी नॉट, ये भी पॉइंट ए और पी नॉट। क्वांटिटी अच्छा, डिमांड इनइलास्टिक है, क्या करूं? बेहतर डिसीजन क्या है? प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं। बेहतर डिसीजन यह है कि प्राइसेस को इंक्रीज किया जाए। मैंने किया प्राइसेस को इंक्रीज, तो जब प्राइसेस को इंक्रीज करके देखा तो डिमांड मेरी बहुत थोड़ी सी कम हुई है। यही तो इनइलास्टिक की डेफिनेशन थी। प्राइसेस ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा तो ये मेरे लिए गेन है। डिमांड कम होगी तो नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन ये लॉस, ये हो जाएगा लॉस, नुकसान हो गया। इसी तरह इलास्टिक डिमांड है तो क्या करूं? बेहतर डिसीजन क्या है कि प्राइसेस को कम किया जाए। प्राइसेस को इतना कम कर रहा हूं और आप देखें डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। ये मैं प्राइसेस को रिड्यूस कर रहा हूं, प्राइसेस को कम करना क्या है? प्राइसेस को कम करना नुकसान, ये हो जाएगा लॉस, और डिमांड का बढ़ना इज गेन। ये देख लें आप, इस लॉस के मुकाबले में मुझे ऐसे लगता है ये लॉस नहीं, ये लॉसी है। इतना थोड़ा सा लॉस है और ये तो इधर तो गेन ना हो जाएगा, इतना ज्यादा गेन। तो दोनों जगह पे देख सकते हैं आप, गेन ज्यादा है, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, प्राइसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से मोनोपोली फर्म को नुकसान नहीं होता। ये आपके सामने गेन इन बोथ मार्केट्स इज ग्रेटर देन लॉस इन बोथ मार्केट्स।
इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट क्यों? यानी मोनोपोली फर्म सब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करेगी? क्यों इनको ज्यादा शौक है सब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे नहीं। सब नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली फर्म इसलिए अर्न करती है शॉर्ट रन में कि जब कोई न्यू कंपेटिटर, दूसरी फर्म आएगी, नई कंपेटिटर फर्म आती है, तो फिर हम डंपिंग प्राइसिंग करते हैं। डंपिंग प्राइसिंग की वजह से हमारी प्राइस कम हो जाती है, एवरेज रेवेन्यू कम हो जाता है। कॉस्ट से, हम कॉस्ट से भी कम पे चीजें बेचते हैं, इस वजह से उस वक्त हमें नुकसान हो रहा होता है। और वो थोड़े अरसे के लिए जब दूसरी फर्म वापस चली जाती है, फिर हम प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इज सेम इज इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि तीनों प्रॉफिट है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है। परफेक्ट कंपटीशन क्लियर? परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, मोनोपोली फर्म में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब चलते हैं ओलिगोपोली की तरफ। ओलिगोपोली को हमने डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ सेलर्स होंगे 2 से ज्यादा और 20 से कम, यानी फ्यू सेलर्स, फ्यू लार्ज सेलर्स सेलिंग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। एंड वहां पे ये नहीं था, उस ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज थी कि कंप्लीट कंट्रोल या नो कंट्रोल या स्लाइड कंट्रोल। इधर था इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। इसकी एग्जांपल थी एयरलाइन मार्केट, मीडिया इंडस्ट्री, बेवरेजेस। अच्छा, हमने पहले परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होंगे? वेरी लार्ज, लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फिर हमने मोनोपोलिस्टिक में मैनी नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोली में सिंगल सेलर्स 1 यानी, और ओलिगोपोली में 2 से ज्यादा और 20 से कम। 2 से ज्यादा और 20 से कम। अच्छा, ये बहुत ज्यादा भी क्लिक कवर हो गए, ज्यादा भी, सिंगल भी, 2 से ज्यादा, 2 नहीं हुआ। ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर, वो इंडस्ट्री जिसमें नंबर ऑफ सेलर 2 हो, इसको हम नाम देते हैं डुओपोली। और ये स्पेशल टाइप है ऑफ ओलिगोपोली स्ट्रक्चर। ये स्पेशल टाइप ऑफ ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है। ये मोनोपोली में फॉल नहीं करेगा, ये ओलिगोपोली में फॉल करेगा। लेकिन ये, इसको नाम हम ओलिगोपोली नहीं बल्कि डुओपोली देंगे। ये डुओपोली स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल 3 क्लियर। और उसके बाद फिर इसके थे 8 फीचर्स। 3 हम डेफिनेशन से ड्राइव करेंगे, एक बैरियर्स टू एंट्री। डेफिनेशन से ड्राइव करने वाले 3, फ्यू सेलर्स, फ्यू का डेफिनेशन है 2 से ज्यादा और 20 से कम। और होमोजीनियस प्रोडक्ट, नहीं, वो तो परफेक्ट कंपटीशन। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, नहीं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। यूनिक प्रोडक्ट, नहीं, मोनोपोली फर्म में था। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट। और नंबर 3 इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। और नंबर 4 हाई बैरियर्स टू एंट्री। 4 बातें ये हमने 3 डेफिनेशन से और एक बैरियर टू एंट्री। नेक्स्ट जो हमने लिखे थे वो बातें थी, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज। 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेलर्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, सारे फीचर्स के बारे में बताते हैं। जबकि मोनोपोली, ओलिगोपोली में तादाद में ये लोग कम है, एक जगह पे सारे इकट्ठे नहीं बैठे होंगे, कोई इधर बैठा होगा, कोई दूसरे शहर में शायद होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया, यूजुअली क्लास में बच्चे कहते हैं सर ये फर्म तो लाहौर में, लाहौर में तो एक ही है, पूरे पाकिस्तान में तो एक नहीं है ना, लाहौर में एक होगी, पाकिस्तान में तो एक नहीं है। पेप्सी फैक्ट्री लाहौर में, दूसरी फैक्ट्री शायद कहीं और हो, दूसरे सिटीज में हो। अगर पाकिस्तान में है, कोई 5 फर्म है, 5 पाकिस्तान में, लेकिन है पाकिस्तान में 500, तो हम कहेंगे इस इंडस्ट्री को, स्ट्रक्चर को कहते हैं। देखिए, वो हर एक इंडस्ट्री के अंदर आ रहे होते हैं।
अब अगर कोई दुकान जो है वो इचरा बाजार में और हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल इधर बरकत मार्केट की, तो इचरा बाजार वाले कहेंगे नहीं हमारी तो बात नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं, वो दुकान हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे अगर उसके पास भी वही प्रोडक्ट है तो उसकी भी बात हो रही है। तो यहां पे चूंकि तादाद में ये हो सकता है एक दुकान इधर हो और दूसरा जो है वो कोई बिजनेस या कोई दूसरी फर्म दूसरे शहर में हो, तीसरी फर्म तीसरे शहर में, तो हम इनको कलेक्टिवली कहते हैं कि ये सेक्टर है, ये इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है। कंज्यूमर इन सच अ मार्केट डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, क्योंकि तादाद में फर्म ज्यादा नहीं है इस वजह से फिर इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसे करें, कैसे आगे बढ़े? मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट करते हैं, इज गुड अ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फीचर oligopolist engage in advertisement and other sales promotional activities to retain in the firm existing firm रिटेन भी रहे एंड अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, और न्यू कस्टमर भी आए, ये जो हमारे पुराने कस्टमर थे वो भी भाग के ना जाएं और नए कस्टमर भी हमारे पास आए। इसके लिए क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज, फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज, सारी फर्म एक जैसे नहीं होंगी, एक जैसे नहीं होंगे कि मिसाल क्या है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल सुने, एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हो सकता है कि हर एक जो भी इसका पॉइंट है उस पर एप्लीकेबल ना हो। आपके मोहल्ले में दूध की दुकानें कितनी हैं, सोचे जरा। मिल्क शॉप, दूध बेचने वाले कितने होंगे, थोड़े बहुत होंगे, यानी फॉर एग्जांपल 5 हो सकते हैं। आपके मोहल्ले में 3 दूध बेचने वाले दुकानें जो है वो 5 है, 100 घर है और 5 दुकानें, 100 घर और दुकानें 5 है। अब ऐसे नहीं होगा कि ये भी 20 लीटर दूध बेच रहा है, ये भी 20 लीटर दूध बेच रहा है, ये भी 20 लीटर दूध बेच रहा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज का मतलब ये है कि जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी वो आगे ज्यादा सेल करेगा। भाई जिसके पास ज्यादा भैंसे होंगी तो ज्यादा दूध निकालेगा, तो जब दूध ज्यादा निकालेगा तो बेचेगा भी ज्यादा। अब जिस बंदे के पास दूध वो भैंस ही एक है फॉर एग्जांपल, तो वो तो 20 लीटर शायद ना बेच सके, वो तो 5 लीटर बेचेगा। तो 30 लीटर शायद फॉर एग्जांपल ये बंदा बेच रहा है 15 25 लीटर, ट्वेंटी लीटर एंड 10 लीटर, टोटल कितना हो गया 1700, हाँ ठीक है 100 लीटर हो गया। हर घर को हम 1 लीटर फॉर एग्जांपल दूध दे रहे हैं, हर घर को एक लीटर दूध दे रहे हैं, लेकिन बताएं क्या फर्म सारी डिफरेंट इन साइज है कि नहीं? इसकी प्रोडक्शन ज्यादा तो ये ज्यादा दूध सप्लाई करेगा, दूसरे नंबर पे इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है तो ये दूध ज्यादा सप्लाई करेगा, इसकी प्रोडक्शन कम है तो कम ही बेचेगा, ज्यादा तो बेच ही नहीं सकता, 10 लीटर से तो ज्यादा बेच ही नहीं सकता। तो फर्म्स आर डिफरेंट इन साइज। Some firms may be large and some may be small. Large firm usually try to buy merge with small firm। इसको छोड़ें, ये अगली बात है, लेकिन यहां तक हमें बात समझ आ गई। इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व, इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व, ये अब डिमांड कर्व या इसके जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। कितनी बातें, 7 बातें हमें समझ आ गई। अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट के बारे में बताएं। सब्स्टिट्यूट क्या होमोजीनियस एक जैसा नहीं हो सकता? क्या सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएटेड नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये प्रोडक्ट जो है वो एक जैसी भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल, स्टील, वो सारी एक जैसी है, जबकि सब्स्टिट्यूट पे कार, सिगरेट, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। ठीक है, ओलिगोपोली फर्म है और इसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होंगी।
नेक्स्ट हम पहले टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली स्टडी करेंगे। टू टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली है, कोलुसिव ओलिगोपोली, नॉन कोलुसिव ओलिगोपोली। कोलुसिव ओलिगोपोली है, दिस इज अ टाइप ऑफ ओलिगोपोली, फर्म्स क्रिएट कार्टेल, फर्म्स क्रिएट करती है कार्टेल। कार्टेल को अंडरलाइन करें और लिख लें ऊपर एग्रीमेंट। नॉन कोलुसिव ओलिगोपोली, ए फर्म्स क्रिएट प्राइस वॉर। कार्टेल और प्राइस वॉर के एक एग्जाम्पल सुने। बचपन में वीडियो गेम्स खेलते, उधर से मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया कार्टेल और प्राइस वॉर का। दो दुकानें थी आमने सामने, वीडियो गेम्स की दो दुकानें ये आमने सामने थी। ए और बी, ये ₹2 का एक टोकन देते थे, RS2 एक टोकन। इसी तरह ये लोग भी ऐसे ही करते थे। एक दिन इनको किसी ने मशवरा दिया, आप प्राइस को रिड्यूस करो, आप प्राइस को रिड्यूस करो और देखो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। हम इधर से ऐसे घर से आते थे तो सीधे इसके पास, लेकिन जब उस दिन हमने देखा कि इधर रश लगा हुआ है, बच्चे इधर सारे खड़े और इधर कोई नहीं आ रहा, हमने देखा पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने लगाया था ₹1 का, ₹1 का एक टोकन, ₹1 का एक टोकन। ये देखा जब इसने कि यहां पे तो लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, ₹1 का एक टोकन। अब लोग इधर भी आना शुरू हो गए। फिर नेक्स्ट इसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, ₹1 के 2 टोकन। इस हफ्ते में खूब ऐसी हमारी घर से मारपीट भी, डांट भी बहुत पड़ी, पर मजा भी बहुत आया। इधर भी उसने ऐसे किया, ₹1 के 2 टोकन, लेकिन इस बार ये क्या करता है कि आप ये 2 टोकन अपने पास रखें, घर भी जा सकते हैं, अगले दिन आके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन के बाद ये जो प्राइसेस है वो वापस रिस्टोर हो गई, हफ्ता 10 दिन के बाद इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने कहा नहीं, ₹2 का एक ही टोकन होगा। लेकिन हमने खूब एंजॉय किया था, इन्होंने भी यही बोर्ड लगाया था कि ₹2 का एक टोकन। ये बात मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे बात समझ आ गई कि शायद जब इनको महीने के बाद बिल आया होगा बिजली का, तो ये देखे कि बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमने गलत किया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सर पकड़ के बैठ गए, क्या करे दोनों। तो फिर किसी ने कहा सर पकड़ने की अब टाइम नहीं है, अब तो सर जोड़ने का टाइम आ गया है। आप सर पकड़ के बैठ गए, सर पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा, सर जोड़ के करेंगे तो फिर काम बनेगा। देखा क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, इससे पहले तो आप प्राइस वॉर चल रही थी आपकी, एक प्राइस रिड्यूस कर रहा है तो दूसरा भी प्राइस रिड्यूस कर रहा है, पहले वाला फिर प्राइस रिड्यूस करता है, दूसरा इसको देख के फिर प्राइस रिड्यूस करता है। इसमें तो कंज्यूमर को फायदा होगा पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह आपके बाग लगाए जन्नत में, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। कहते पढ़े लिखे होते तो पता होते। खैर चले, उन्होंने कहा आप क्या करें, कहता आप लोग ऐसा करो, दोनों बैठो, बैठ के डिसाइड कर लो, दोनों बैठ के एग्री कर लो कि हम में से कोई प्राइस को चेंज नहीं करेगा। तो यहां पे इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है, इस एग्रीमेंट को हम नाम देते हैं कार्टेल। इससे पहले क्या हो रहा था, प्राइस वॉर चल रही थी, प्राइस वॉर चल रही थी। यह है प्राइस वॉर और कार्टेल में फर्क। दे कोऑपरेट विद ईच अदर टू एग्री ऑन अ कॉमन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन। जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में,
दोनों बैठे, एग्रीमेंट किए दोनों ने, और दोनों ने एग्री कर दिया कि हम सेम चार्ज करेंगे, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेंगे। और डिवाइड मार्केट अमंग देमसेल्व्स, और डिवाइड मार्केट अमंग देमसेल्व्स। ये देखें, बताएं साहब, दूध की प्राइस तकरीबन एक जैसी होती है कि नहीं होती? आपके मोहल्ले में दूध की प्राइस तकरीबन एक जैसी होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल एक जैसी प्राइस होती है। और इन्होंने मार्केट को भी डिवाइड किया, डिवाइड मार्केट अमंग देमसेल्व्स। इससे ज्यादा हम दूध नहीं बेचा करेंगे। अगर इससे ज्यादा कोई भी बंदा दूध बेचेगा तो इसका मतलब इसने उस एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी किया, तो इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, हम इसको निकाल देंगे उसको अपने यूनियन से। देखा होगा ना आपने, ये नान भाई एसोसिएशन या रिक्शा यूनियन, इस तरह के जो यूनियन बनते हैं, इसका नाम है कार्टेल। और गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करती है, गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, सारे मिलके बैठेंगे, क्योंकि वही तो सप्लायर हैं, वही तो 2 से ज्यादा और 20 से कम सप्लायर जो ओलिगोपोली के हैं। अगर वो सारे मिलके बैठ के एग्री कर लें कि आज से प्राइसेस जो है वो हम इंक्रीज करेंगे, तो बताएं कोई है जो इसको रिड्यूस करवाए? एक गवर्नमेंट है, उसके अलावा कोई नहीं। फर्म क्रिएट प्राइस और दे कंपीट विद ईच अदर टू गेन मार्केट शेयर्स। जैसे कि उस बंदे ने किया था, बच्चों को ट्रैप करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस को रिड्यूस किया था। ईच फर्म मेक्स इट ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। क्लूसिव और नॉन क्लूसिव में फर्क क्लियर? उसके बाद अगेन वो कार्टेल को डिफाइन कर रहे हैं। कार्टेल या प्राइस कार्टेल भी कहते हैं इसको। When an oligopoly includes among themselves, collude among themselves, collusion करेंगे, एग्रीमेंट जब करते हैं, and makes a formal or informal agreement to fix price for the market and individual shares of each firm, it is called cartel। अब हमने एग्री कर लिया कि ₹2 का एक टोकन बेचेंगे, इससे कम पे नहीं बेचेंगे, एक कॉमन प्राइस हमने फिक्स की है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ऑयल कार्टेल इज ओपेक। ये एक एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल एग्जाम्पल है ये, लेकिन पाकिस्तान में हमारे एग्जाम्पल कॉमन लाइफ में ये आपके सामने। प्री कंडीशंस ऑफ प्राइस कार्टेल, इससे पहले हमने प्री कंडीशंस ऑफ आज के लेक्चर में ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ी है। 3 प्री कंडीशन है, आज देखते हैं इसमें भी 7 प्री कंडीशन है। आसान है सारी बातें। कार्टेल इज मेड बाय फ्यू फर्म्स, हमें पता है कि ओलिगोपोली फर्म्स होगी तो वो कार्टेल क्रिएट कर सकती है। नोन टू ईच अदर, इसका क्या मतलब है? नोन टू ईच अदर को अंडरलाइन करें, लिख ले। फर्म्स बल्कि ऐसे लिखें, फिक्स प्राइस, प्राइस इज फिक्स, आउटपुट डिसीजन, प्राइस आउटपुट डिसीजन, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टेक्निक। एक दूसरे का पता होता है कि ये कितनी प्राइस चार्ज करेगा, आउटपुट कितने यूनिट्स तक बेच सकता है, वो कितने लीटर दूध बेच सकता है, उसको खर्चा कितना पड़ रहा है, कॉस्ट का भी, एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे वो ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर ये पता ना हो कि इसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो आप अपनी प्राइस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भाई जिसको ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही होगी वो ज़्यादा, वो उसका रेगुलेटेड रिजर्व प्राइस भी ज़्यादा, जिसकी प्राइस का कॉस्ट कम है उसकी रिजर्व प्राइस भी कम। लेकिन क्योंकि चीज़ जो है वो तकरीबन एक जैसी है, जैसे दूध निकालना है सब ने एक तरीके से निकालना है। देयर इज डोमिनेंट फर्म, यस बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी। फर्म्स आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट विद सिमिलर प्रोडक्शन टेक्निक एंड कॉस्ट, पता होगा एक दूसरे को, और सिमिलर चीजें भी होंगी। नो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड सिग्निफिकेंट बैरियर्स ऑफ एंट्री। इस ये जो प्रोडक्ट है मिल्क, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए फिर इस तरह का, कार्टेल के केस में। हाँ, और उसमें अगर कार्टेल नहीं है तो फिर सब्सटीट्यूट बिल्कुल हो सकता है। और सिग्निफिकेंट बैरियर्स ऑफ एंट्री ये हमने पढ़ा था। फर्म्स एग्री ऑन देयर शेयर्स, फर्म्स एग्री ऑन देयर शेयर ओपन विद ईच अदर रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टेक्निक। ओपन विद ईच अदर, इधर भी यही लिखा हुआ था। मार्केट स्टेबल, यानी नो प्राइस वॉर होनी चाहिए, बिल्कुल अगर कार्टेल है तो प्राइस वॉर नहीं। नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, नो इंटरवेंशन ये है इसके प्री कंडीशंस में कि गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करेगी तो वहां पे वो ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी तो प्राइस से ज्यादा चार्ज ही नहीं कर सकते। नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट।
नीचे है डिसएडवांटेज टू सोसाइटी। अच्छा, गवर्नमेंट का काम क्या है? वेलफेयर प्रोवाइड करना। कार्टेल की वजह से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये बंदा इससे ज्यादा नहीं बेच सकता, और अगर किसी दिन मेहमान आ गए और ज्यादा दूध की जरूरत पड़ी तो हम नहीं खरीद सकते। पुअर क्वालिटी गुड्स, पुअर क्वालिटी इसलिए कि अगर ये क्वालिटी को बेहतर करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसे वो नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइसेस आर फिक्स्ड फॉर देयर प्रोडक्ट्स। कार्टल्स आर ऑफन इलीगल, कहता है कार्टल जो है वो ये इलीगल है। इलीगल क्यों, किसके लिए? ये है डिसएडवांटेज फॉर सोसाइटी, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपने ऐसा काम नहीं करना। आप कार्टेल क्रिएट करते हो और ज्यादा प्राइसेस चार्ज करते हो, हम नहीं करने देंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नीचे जो बातें पढ़ी हमने, और फीचर्स में अगर आपको फीचर्स समझ आ गए ना तो आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद से भी पढ़ सकते हैं। मेंबर ऑफ ओलिगोपोली मे सेट प्राइसेस थ्रू एन एग्रीमेंट, मुझे लगता है जिससे कार्टेल की डेफिनेशन दी हुई है उसने, विच माइट बी इलीगल, नीचे भी हम पढ़ चुके हैं। देयर आर फ्यू फर्म्स, बिल्कुल 2 से ज्यादा और 20 से कम, दे कैन मेक लार्ज प्रॉफिट्स, बैरियर्स टू एंट्री ज्यादा, मेकिंग अर्न सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, प्राइस कंपैरिजन इज इजी फॉर कंज्यूमर, भाई जब वो ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं तो फिर इसीलिए तो इजी है। प्राइसेस आर स्टेबल भी होती हैं कोलोसिव ओलिगोपोली में, नॉन कोलोसिव में आपको पता है प्राइस वॉर होगी। डिसएडवांटेज, प्राइस सेटिंग अमंग ओलिगोपोली फर्म मे बी ए डिसएडवांटेज टू कंज्यूमर, यस ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे अगर कोलोसिव ओलिगोपोली है तो। नो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, अभी हमने पढ़ा है नीचे, इंप्रूवमेंट नहीं होगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ती है। As firm would be already making good profits. There may be price war between oligopolists, non-collusive में. Small players cannot enter market, so there is lack of innovation in the market. क्योंकि जैसे छोटी फर्म आती है, ये बड़ी मछली इस छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसलिए ये मार्केट में जो फर्म की तादाद है वो भी इंक्रीज नहीं हो सकती। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, इधर प्राइस वॉर चल रही थी और आपने देखा कि हम रुपीस को या प्राइस को थोड़ा सा कम करते तो डिमांड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या मतलब इसका? प्राइस को हमने कम किया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड, ऐसे होती है ना इलास्टिक डिमांड। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, चलें अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं, अब ठीक है। और इधर बता सकते हैं, इधर हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही, इसका मतलब डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड कर्व फॉर ओलिगोपोली स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? ये दोनों ड्रॉ करके दिखाएंगे? नहीं, दोनों तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते। डिमांड कर्व तो एक ही बनेगा ना, कर्व तो एक ही बनता है, तो ये कर्व ऐसे ड्रॉ होगा, पहले इधर ऐसे, फिर ये होगा डिमांड कर्व। देन डिमांड कर्व, इससे पहले आपने ये वाला देखा? नहीं, इससे पहले हमने कभी ऐसा डिमांड कर्व नहीं देखा, इसलिए उसने कहा था इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व। इनडिटरमिनेट, हम डिटरमिन नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से डिटरमिन होगा, बड़ी मुश्किल से डिटरमिन होगा। आगे देखें, द पैटर्न ऑफ डिमांड कर्व इज नॉट डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या? कि इससे पहले तो या तो ये डिमांड कर्व ड्रॉ करते थे या तो ये वाला डिमांड कर्व ड्रॉ करते थे पहले हम, लेकिन अब के बाद वो क्या कह रहा है? डिमांड कर्व इज नॉट डेफिनेट, डिमांड कर्व में शो डिफरेंट बिहेवियर विद डिफरेंट चेंजेस इन प्राइस। हमें पता है, आप बात कर रहे हो डिफरेंट इलास्टिसिटीज की, कि जब प्राइस वॉर है इस वक्त इलास्टिसिटी डिफरेंट है, जब कार्टेल ये एग्रीमेंट हो गया इसके बाद इसकी इलास्टिसिटी डिफरेंट हो जाएगी।
तो ये कर्व अब इसका देखते हैं। डिमांड कर्व इन नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। द किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व, इसका नाम क्या रखा है इसने? किंग्ड। आपने देखा है वो जो बुजुर्गों का ऐसे इनकी रुक जाती है, हम कहते हैं खुब निकला हुआ। ये के फॉर खुब और के फॉर किंग्ड है, के फॉर खुब और के फॉर किंग्ड। The king demand curve is a non-collisional oligopolis demand curve which is downward sloping but has different segment joined at a corner are kinged with different elasticities। देख सकते हैं आप with different elasticities, यहां से यहां तक elasticity कुछ और है, इधर से यहां तक elasticity डिफरेंट है। ये इलास्टिक है, ये इनइलास्टिक डिमांड है, इधर इलास्टिसिटी दोनों जगह पे चेंज है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट इलास्टिसिटी के साथ ये कर्व बनेगा। प्राइस कौन सी प्रिवेल करेगी? जो किंग पॉइंट है उस पे जो प्राइस होगी, और ये वो मैक्सिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है, ये मैक्सिमम प्राइस है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये फर्म अर्न करेगी ना। ये प्राइस भी अर्न कर सकते हैं, ये भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इनइलास्टिक डिमांड है ना, ज्यादा भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्यों नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं कर सकते? प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अब पॉइंट एक हमारा ये हो गया, एक दूसरा ये पॉइंट हो गया, समय देखें प्राइस थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम प्राइस होगी। से नीचे नहीं आएंगे, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हम ज्यादा प्राइस से चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये है किंग डिमांड कर्व या डिमांड कर्व फॉर नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। चलें, इक्विलिब्रियम अंडर ओलिगोपोली, ऊपर हमने किंग डिमांड कर्व सीखा, अब इसमें देखना है इक्विलिब्रियम के शॉर्ट रन में कौन सा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, लॉन्ग रन में। अगेन मैं आपको बता दूं, शॉर्ट रन में हम तीनों प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, लॉन्ग रन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, लेकिन इस बार जो कर्व बनेगा उसकी शक्ल अजीब सी है, अजीब सी शक्ल शेप है। जैसे आपने देखा ये किंग डिमांड कर्व, तो शॉर्ट रन में तो तीनों प्रॉफिट अर्न करेगी ये फर्म, लेकिन लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की शेप देखें, ये आपके सामने, वैसे मैं भी ड्रॉ करता हूं। हमारा जो रेगुलर डिमांड कर्व होता है वैसे डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये रेगुलर डिमांड कर्व की तरह नहीं होगा, ये तो चेंज हो रहा है ना, ये तो रेगुलर डिमांड कर्व नहीं है। ये क्या होगा, पहले डाउनवर्ड, सॉरी हाँ, पहले इलास्टिक एंड देन इन इलास्टिक, ये डिमांड कर्व या ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा। डिमांड कर्व को आपको पता है एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोप होगा, लेकिन ट्विस्ट देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऐसे बनता है, नेगेटिव हो जाता है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनेगा, एम आर एंड ए आर, एम सी एंड ए सी, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी हो गया, एवरेज रेवेन्यू भी। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये रहा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एक चीज जो आपको कंफ्यूज करेगी वो ये है, सर हमने ये काम क्यों किया, ये डिसकंटिन्यूटी सर क्यों है, ये डॉटेड लाइन हमने सर क्यों ड्रॉ की है? 100 सवालों का एक ही जवाब, बताइए ये कौन सा पॉइंट है, किंग डिमांड कर्व, और मार्केट में प्राइस कौन सी होनी चाहिए, ये एवरेज रेवेन्यू या प्राइस ये होना चाहिए। ये जो मैंने काम किया है ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए किया है, देखें, ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट जिसमें मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ड्रॉ करें।
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और एवरेज रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? प्राइस। इस मैक्सिमम प्राइस के लिए हमने ये डिसकंटिन्यूटी इधर ड्रॉ की। ये प्राइस को इधर प्लॉट करने के लिए, मैक्सिमम प्राइस गेन करने के लिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने ये काम किया। अब बताएं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे अर्न होता है? अब कौन सा कर्व रह गया? एवरेज कॉस्ट कर्व। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूं। आप कहें मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूं। क्या शर्त है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए शर्त यह है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और एवरेज कॉस्ट कम होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट किस पॉइंट पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। चलें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये एवरेज कॉस्ट कर्व आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू ये कर्व है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहा। इसका मतलब ये सारा हमारा रेवेन्यू आ गया, ये कंप्लीट रेवेन्यू है। और कॉस्ट, ये रही कॉस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ये आपके सामने कॉस्ट आ गई। तो आप देख सकते हैं डब्बे में डब्बा, एक छोटा डब्बा, एक बड़ा डब्बा। छोटा डब्बा कौन सा? कॉस्ट। और बड़ा डब्बा रेवेन्यू का। तो जब कॉस्ट कम रेवेन्यू ज्यादा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही तो होता है। लेकिन आई कैप ने ये सब नहीं किया, आपके सामने करके दिखाया मैंने। ड्रॉ करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आई कैप ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इवन आई कैप ने इसकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि हमने ऐसे क्यों किया। तो ये थोड़ा सा मसला आई कैप की बुक में होगा। अगर आप आई कैप की बुक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपसे गुजारिश है कि इसके लिए एटलीस्ट ये देख लें ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के लिए। ओलिगोपोली स्ट्रक्चर इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया। ग्लोबलाइजेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका सुने बस क्विकली 2 मिनट में। ग्लोबलाइजेशन मींस एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट। यानी अब आप इतने बड़े हो गए, अब आप डोमेस्टिक मार्केट को छोड़े, हम क्या करेंगे? हम तो इंटरनेशनली कंपीट करेंगे, अब इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड कंपटीशन, डोमेस्टिक मोनोपोली आल्सो फेसेस कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। यानी हमारी जो डोमेस्टिक मोनोपोली फर्म थी वो इंटरनेशनली अब इंशाल्लाह कंपीट करेगी। इंपैक्ट देखें, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। बिल्कुल अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि अब हम बाहर की दुनिया के साथ अपनी चीजें शेयर भी कर सकते हैं। बाहर हमें चीजों की जरूरत पड़े तो बाहर से ले भी सकते हैं, सर्विसेज दे भी सकते हैं, सर्विसेज ले भी सकते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। हमें जरूरत पड़ी तो हम ले सकते हैं। बताएं हमें स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल हमने बाहर से कोई एक बहुत बड़ी मशीन इंपोर्ट की है। अब पाकिस्तान में किसी के पास नॉलेज नहीं है, कोई इसको ऑपरेट नहीं कर सकता, हमें एक ऑपरेटर भी चाहिए, तो बाहर से एक गोरा भी हम इंपोर्ट करेंगे। इसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट सेक्टर्स हो जाएंगे, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें अच्छी मशीन मिल गई तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर कोई कैपिटल, कोई मशीनरी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से भी मंगवा सकते हो, बाहर से मंगवा सकते हो। इन सब की वजह से क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा और कॉस्ट कम। बताएं पहले ही हम सुपर नॉर्मल मोनोपोली फर्म है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अब क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट और कम हो जाएगी। हमारा जो ये सुपर नॉर्मल होगा वो सुपर डुपर नॉर्मल हो जाएगा, सुपर डुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ये है आपके सामने डायग्राम इसकी। MC नॉट, AC नॉट। ये जो MC नॉट और AC नॉट है, देखें इस वक्त जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये P नॉट, इस वक्त जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो इतना था। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इतना हो गया। पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये था, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये हो गया। ये कैसे हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। MC1 AC1, देखिए अब एवरेज कॉस्ट इतनी हो गई, ये हमारा सुपर नॉर्मल इंक्रीज हो गया। ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा वो आई कैप इसको पूछता नहीं है, इसलिए मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं कर रहा आपका। डिसएडवांटेज या कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डिसएडवांटेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के? रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन इसके साथ
चैप्टर 11, ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, चैप्टर 13, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, चैप्टर नंबर 9, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, चैप्टर 11। सर जब आगे ही पढ़ने सारे तो फिर इधर क्यों लिखे हुए? क्योंकि मैं अगर ये चीज़ें अभी समझाना शुरू करूं तो 2 घंटे तो बस सिर्फ यही लगेंगे, एंड पे क्या होगा? कुछ भी नहीं। बाद में चूँकि पढ़ाना ही है तो जब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। डैमेजिंग फॉर इन्फेंट इंडस्ट्री, इसका क्या मतलब है? डैमेजिंग फॉर इन्फेंट इंडस्ट्री, इसका मतलब ये है कि ये फर्म इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी फर्म हो गई कि जब जैसे ही छोटी फर्म आती है तो ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जैसे अभी हमने ओलिगोपोली में पढ़ा कि ये किसी को स्मॉल इंडस्ट्री को जीने नहीं देती फिर, और ना ही स्मॉल इंडस्ट्री इतनी अच्छी कोई प्रोडक्ट इतनी अच्छी क्वालिटी में इतने अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है जितनी बड़ी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जो छोटी कंपनी होती है वो फिर उनको नुकसान होता है, वो ऑपरेट नहीं कर सकती उस तरह। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर नंबर 4 के। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कॉन्सेप्चुअली कंक्लूड होता है। इसके सारे हमने टॉपिक आज के लेक्चर में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओलिगोपोली एंड ग्लोबलाइजेशन कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एमसीक्यूज के डिस्कशन की तरफ चलते हैं। लेकिन फिर मैं बताऊं आपको, एमसीक्यूज के डिस्कशन सुनने से पहले आपने खुद एक दफा सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, उसके बाद फिर डिस्कशन सुननी है आपने। डिस्कशन का फायदा एमसीक्यूज खुद से प्रैक्टिस करने के बगैर नहीं होगा। अगर आप जस्ट सिर्फ लेक्चर सुनेंगे और देखेंगे हाँ ठीक है सर करवा रहे हैं, हाँ यस मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए, तो गलत होगा। ये तरीका नहीं होता। आप पहले खुद से इसको प्रिपेयर करें, खुद से इसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप सिर्फ डिस्कशन सुने। और डिस्कशन के लिए भी बता दूं, जिस भी एमसीक्यूज में आपको मसला है आप फॉरवर्ड करते जाएं, बस सिर्फ आपने उसको सुनना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बी पार्ट में हम एमसीक्यूज के डिस्कशन कर रहे होंगे।